हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विधायिका। और विधायिका के आज पार्ट सेकंड पे हम बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी विधायिका के बारे में। जाना था कि विधायिका जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, जो व्यवस्थापिका है, उसके उल्लेख के बारे में, और साथ ही हमने बात की थी कि विधायिका जो पार्लियामेंट है उसके दोनों भवनों के बारे में, जो पुराना वाला भवन है और नए भवन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, कौन कौन सी नई व्यवस्थाएं की गई हैं, उन सब के बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और पार्ट आता है हमारा नंबर 2, विधायिका। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं विधायिका पार्ट 2 के ऊपर। बात की जाए विधायिका के बारे में, संसद के बारे में, तो संसद की आज हम बात करने वाले हैं संसद की सामान्य कार्य संचालन प्रक्रिया के बारे में। नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट कि संसद की जो सामान्य कार्य संचालन प्रक्रिया है वो क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संसद की सामान्य कार्य संचालन जो प्रक्रिया है इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 118 में उल्लेख किया जा रहा है। सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें ध्यान में रखना है, संविधान का आर्टिकल 118 संसद के प्रत्येक सदन को अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियमों का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई है। याद रखिएगा, संसद को प्रत्येक सदन की बात कर रहा है, और प्रत्येक सदन के कार्य संचालन के विनियमन के लिए जो नियम बनाए जाएंगे उन नियमों के निर्माण करने की शक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 118 में दी गई है। बात करूं मैं संसद की कार्रवाई के बारे में, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 120 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि संसद की जो कार्रवाई है हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं के अंदर होगी। हिंदी में और अंग्रेजी भाषा में होती है। जहाँ पे प्रारंभ की अगर बात करें तो अंग्रेजी सिर्फ 15 वर्षों के लिए यहाँ पर जोड़ी गई थी, लेकिन भाषा संशोधन जो अधिनियम है, भाषा संशोधन अधिनियम 1963 के तहत अंग्रेजी को हिंदी के साथ लगातार बनी रहने वाली भाषा बना दिया गया। तो ये बात हुई यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बोलना चाहे, क्षेत्रीय भाषा में बोलना चाहे, तो ऐसे में वह उस भाषा में भी अपना उद्घोषण कर सकता है। बस उसके लिए संसद में जो मूल रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भाषा अनुवादक होते हैं उन भाषा अनुवादक यहाँ पर रखे जाते हैं, उनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उनके माध्यम से वो ऐसा कर सकते हैं, जो लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करते रहेंगे। बात की जाए संसद कार्रवाई के अंदर, तो संसद कार्रवाई के अंदर सबसे प्रारंभ में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कार्रवाई का जो प्रारंभ होता है वो प्रश्नकाल से होता है। क्वेश्चन हावर से संसद की कार्रवाई प्रारंभ होती है। और प्रश्नकाल की बात की जाए तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्नकाल का जो नियत समय होता है प्रातः 11 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे के बीच में होता है। यानी ये एक जो घंटा होता है, ये 1 घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। और प्रश्नकाल के दौरान संसद में मूल रूप से 4 प्रकार के जो प्रश्न हैं वो 4 प्रकार के प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। अच्छा प्रश्न हो सकता है कि प्रश्नकाल का नियत समय 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में होता है, और प्रश्नकाल के दौरान 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे पहले जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम कहते हैं तारांकित प्रश्न। स्टर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात की जा रही है। तारांकित जो प्रश्न है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, तारांकित मतलब ऐसे प्रश्न जिनके ऊपर क्या लगा होगा, तारांक लगा होता है। एस्टेरिस्क ये बना होता है, एक तारांक का निशान बना होता है, इस तरीके से तारांक लगा होता है। इन प्रश्नों की पहचान करने का सबसे पहला तरीका। नंबर 2, ये जो प्रश्न होते हैं ये मौखिक प्रश्न होते हैं, मौखिक प्रकृति के प्रश्न होते हैं, जो कि एक हरे रंग के पत्र के ऊपर पूछे जाते हैं, जिनके पूरक प्रश्न भी किए जा सकते हैं। याद रखिएगा, तारांकित प्रश्नों की पहचान करने के लिए फर्स्ट थिंग तारांक लगा होगा, मौखिक प्रकृति से होते हैं, मौखिक प्रश्न होंगे, हरे रंग के पत्र पर पूछे जाएंगे, पूरक प्रश्न भी किए जा सकते हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में एक दिन में कितने 20 तारांकित प्रश्न हो सकते हैं। वहीं पर एक जो सदस्य होगा लोकसभा में, एक सदस्य केवल कितना प्रश्न करेगा, 1 प्रश्न पूछ सकता है। वहीं राज्यसभा में बात करें तो तारांकित प्रश्नों की कोई भी सीमा नहीं है। याद रखिएगा, राज्यसभा में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया जा रहा है कि भाई यहाँ पे निश्चित सीमा कितनी होगी। तो यहाँ पर कोई निश्चित सीमा प्रश्नों की नहीं होती है। सामान्य रूप से एक दिन में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्यसभा में एक जो सदस्य है ये मैक्स से मैक्स कितने प्रश्न कर सकता है, 3 प्रश्न पूछ सकता है। जहां लोकसभा में तारांकित प्रश्न पूछने की जो सीमा है वो 1 प्रश्न की है, वहीं राज्यसभा में कितने पूछे जा सकते हैं, 3 प्रश्न किए जा सकते हैं।
नंबर 2 बात करूं मैं, अतारांकित जो प्रश्न होता है, अनस्टेड जो क्वेश्चंस होता है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे प्रश्न जिन पे कोई तारांक नहीं लगा होगा, ऐसे प्रश्नों पर तारांक नहीं लगा होता है। और इन प्रश्नों की जो प्रकृति होती है, प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, लिखित प्रकृति से होता है, जबकि तारांकित प्रश्न मौखिक प्रकृति के हैं। जबकि अतारांकित प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, लिखित होती है, जिनके पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, जबकि तारांकित प्रश्नों के पूरक प्रश्न किए जा सकते हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों के पूरक प्रश्न नहीं किए जाते हैं। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, अतारांकित प्रश्न लोकसभा में कितने, अधिकतम 230, जरूरी नहीं कि 230 ही पूछे, लेकिन यहाँ पर अधिकतम ध्यान में रखिएगा, अधिकतम 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक सदस्य अधिकतम कितने प्रश्न कर सकता है, 4 प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन अगर सदस्य तारांकित प्रश्न ना पूछा गया, अगर उसने नहीं पूछा है, तो ऐसे में वह व्यक्ति 5 प्रश्न पूछ सकता है। कंडीशंस ध्यान रखिएगा, अगर वह कैसा प्रश्न नहीं किया है, तारांकित प्रश्न अगर उसने किसी भी संसद सदस्य ने नहीं किया है, तो ऐसे में वो 5 प्रश्न कर सकता है। और यदि उसने तारांकित प्रश्न 1 कर चुका है, तो ऐसे में यहाँ पर 4 प्रश्न ही पूछ पाएगा। राज्यसभा में जो होता है अतारांकित जो प्रश्न है, अतारांकित प्रश्नों की यहाँ कोई सीमा नहीं है। सामान्य रूप से 160 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं अतारांकित प्रश्न, ये प्रश्न पत्र इनका जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, जबकि तारांकित प्रश्नों के लिए हरे रंग का पत्र होता है, अतारांकित के लिए सफ़ेद रंग का पत्र होता है। नंबर 3 आते हैं अल्प सूचना के प्रश्न, शॉर्ट नोटिस जो क्वेश्चन होते हैं। ये प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों से संबंधित होंगे, जो कम से कम कितने दिन पूर्व, 10 दिन पूर्व सूचना के पूछे जाते हैं, जिनका जवाब प्रश्नकाल के दौरान मौखिक रूप में दिया जा सकता है। वहीं एक सदस्य केवल कितना प्रश्न करेगा, 1 प्रश्न कर सकता है। और ये जो प्रश्न होते हैं, इनके लिए जो प्रश्न पत्र होता है वो हल्के गुलाबी रंग का होता है। तीनों को ध्यान में रख लीजिएगा, तारांकित प्रश्न हरे रंग पर पूछे जा रहे हैं, अतारांकित सफ़ेद रंग पे, और अल्प सूचना शॉर्ट नोटिस जो क्वेश्चन होते हैं वो हल्के गुलाबी रंग के प्रश्न पत्र पर पूछे जाएंगे। तारांकित प्रश्न लोकसभा में एक व्यक्ति 1 प्रश्न कर सकता है, जबकि अतारांकित प्रश्न एक व्यक्ति 4 कर सकता है। यदि एक तारांकित कर चुका है या नहीं कर चुका है, दोनों को याद रखिएगा। अगर तारांकित कर चुका है तो 4 करेगा, और अगर तारांकित प्रश्न उसने नहीं पूछा है तो टोटल 5 प्रश्न पूछ सकता है। जबकि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एक व्यक्ति केवल 1 ही कर सकता है। वहीं नंबर 4 आते हैं पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्नों की बात करें दोस्तों, तो पूरक जो प्रश्न होते हैं, सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चंस होते हैं, इन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की बात करें तो मंत्री के द्वारा किसी प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है, उस उत्तर की किसी बात को लेकर, याद रखिएगा, कोई प्रश्न किया गया, उस प्रश्न के ऊपर किसी मंत्री ने क्या दिया है, अपना आंसर दे दिया है, उस उत्तर की किसी बात को लेकर यदि जो प्रश्न पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन किया जाता है, तो ऐसे प्रश्न को हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। अब वो देखा जाएगा कि प्रश्न यहाँ पर तारांकित से हुआ, अतारांकित से, या शॉर्ट नोटिस से हुआ है, अल्प सूचना के प्रश्न से हुआ है, तो ऐसे में उनके जो पत्र होंगे उसी पत्र के ऊपर उनके आंसर्स दिए जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट थिंग, प्रश्नकाल के दौरान यहाँ पर क्या पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या बात करें तो प्रश्न होते हैं 4 कैटेगरीज में बटे हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना के और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्यों से भी पूछे गए प्रश्न होते हैं, और इसके लिए संसदीय नियमावली के नियम 40 के अनुसार, संसदीय नियमावली के नियम कौन सा है, 40 के अनुसार गैर सरकारी जो सदस्य हैं इनसे भी सांसद क्या कर सकता है, प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं ये लिखित प्रकृति से होते हैं। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए जो प्रश्न होंगे लिखित प्रकृति के प्रश्न होते हैं। नंबर 2 पे बात करूं मैं, शून्यकाल। संसदीय जो कार्यप्रणाली है उसमें नंबर 2 आता है, पहला है प्रश्नकाल, दूसरा आता है शून्यकाल, 0 हावर। और 0 हावर की बात करें तो 12 से 1 का जो समय है वो शून्यकाल के लिए होता है। बेसिकली अगर बात करें तो ये मैक्स 30 मिनट्स का ही होता है, इससे ज़्यादा सेशन नहीं होता है 0 हावर्स के लिए। लेकिन एग्जाम्स की अगर बात करें तो सीधा सीधा अगर टाइम पूछे, यहाँ पर समय पूछे, तो 12 से 1 के बीच में ध्यान रखिएगा। शून्यकाल की बात करें तो शून्यकाल का जो प्रारंभ है, ये प्रारंभ मतलब है कि भारत में हो रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा।
शून्यकाल, क्योंकि भारतीय जो संसदीय प्रणाली है, ये संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों, और ब्रिटेन से ली जा रही है, इसीलिए भारतीय संसदीय प्रणाली को हम क्या बोल रहे हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश जो संसद है वो वेस्टमिनिस्टर हॉल में चलती है। तो वेस्टमिनिस्टर हॉल में चलने के कारण भारतीय संसदीय प्रणाली को वेस्टमिनिस्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो हमने लिया है ब्रिटेन से, उसमें कहीं भी शून्यकाल का जिक्र नहीं था। शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है, और इसका जो प्रारंभ हो रहा है ये 1962 में हुआ था, और इसे सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा राज्यसभा में विकसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, शून्यकाल के दौरान समसामयिकी घटनाओं पर आधारित प्रश्नों पर डिस्कस होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं संसद की जो विधायी प्रक्रिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीडर ऑफ पार्लियामेंट की बात की जाए, तो सामान्य चर्चा के दौरान क्या होता है कि संसद में विविध प्रकार के क्या लाए जाएंगे दोस्तों, विधेयक लाए जाते हैं और प्रस्ताव रखे जाते हैं। संसद की विधायी प्रक्रिया में क्या चीजें होंगी, विधेयक और प्रस्ताव यहां पर सदन में लाए जाएंगे। विधेयक की अगर बात की जाए दोस्तों, जो बिल लाया जाता है, बिल प्रेजेंटेशन के आधार पर बात की जाए, प्रस्तुतिकरण के आधार पर विधेयक के दो प्रकार बताए गए हैं। एक होता है सरकारी विधेयक गवर्नमेंट जो बिल होता है, और एक होता है गैर सरकारी विधेयक, प्राइवेट मेंबर्स जो बिल होता है। सरकारी और गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुतिकरण के आधार पर, प्रेजेंटेशन के आधार पर ये दो प्रकार के होंगे, एक होगा सरकारी और एक होता है गैर सरकारी। दोनों में अंतर क्या होता है, सरकारी जो विधेयक होता है, अगर कोई मंत्री, संसद का ऐसा सदस्य जो कि मंत्री पद पर है और उसके द्वारा यदि कोई बिल लाया जा रहा है, तो उस बिल को हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट बिल कहेंगे, सरकारी विधेयक कहेंगे। और यदि मंत्रियों के अलावा यदि कोई संसद का सदस्य अगर कोई बिल प्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे में वह गैर सरकारी कहलाता है। अगर सरकारी विधेयक है तो मंत्रियों द्वारा लाया जाएगा, गैर सरकारी है तो संसद सदस्यों के द्वारा लाया जाएगा। गवर्नमेंट बिल में क्या होता है, 7 दिन पूर्व सूचना के ये बिल लाया जाता है। सरकारी विधेयक 7 दिन पूर्व सूचना के पूछा जाता है, जबकि गैर सरकारी जो विधेयक होता है, ये गैर सरकारी विधेयक 1 माह पूर्व सूचना के पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो सरकारी और गैर सरकारी दो प्रकार के होते हैं प्रस्तुतिकरण के आधार पे। सामान्यतः अगर मैं बात करूं तो विधेयक जो होते हैं, ये विधेयक मूल रूप से 4 कैटेगरीज में बटे होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकारों में सबसे पहला आता है साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी जो बिल होता है, साधारण विधेयक। भारतीय संविधान के आर्टिकल 107 में इसका जो जिक्र किया जा रहा है। साधारण विधेयक के अंदर ध्यान रखिएगा टोटल 6 विशेषताएं होनी जरूरी होती हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, बिल परिभाषित होना चाहिए। नंबर सेकेंड इज राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति होनी चाहिए। नंबर थर्ड, बिल कहाँ प्रस्तावित किया जा रहा है ये बाकायदा स्पष्ट होना चाहिए। किस सदन में लाया जा रहा है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। कौन से सदन की विशेष शक्तियों में आता है ये चीज भी यहां पर स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। और उस बिल को पारित करने के लिए बहुमत कितना चाहिए ये भी यहां पर क्लियर होना जरूरी होता है। साथ ही अगर गतिरोध पैदा हो जाए तो गतिरोध पैदा होने की जो स्थिति है, किस आधार पर गतिरोध पैदा हो सकता है और उससे निपटने के क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर स्पष्ट होनी चाहिए। अगर ये 6 अगर क्वालिटीज अगर किसी बिल में पाई जाती हैं तो बिल कैसा है, साधारण विधेयक होगा। 6 विशेषताओं के साथ में बिल चलता है। और यह विधेयक जो संविधान संशोधन, धन या वित्त विधेयक नहीं है, यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऑर्डिनरी जो बिल होता है किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि आर्टिकल 3 से जुड़ा ना हो तो इसको राष्ट्रपति की अनुशंसा भी नहीं चाहिए। आर्टिकल 3 की बात कर रहा है। आर्टिकल जो 3 है भारतीय संविधान का, जिसके अंदर राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख कर रहा है, नाम सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित जो प्रावधान है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर राष्ट्रपति की अनुमति भी नहीं चाहिए। और इस विधेयक को पारित करने में दोनों सदनों के पास, ध्यान दीजिएगा, साधारण विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों के पास में समान रूप से क्या होती हैं, विधायी शक्तियां होती हैं। और इस विधेयक को पारित करने में साधारण बहुमत चाहिए। जो सिंपल मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी के साथ में ये बिल क्या होगा, पारित होगा। वैसे स्पष्ट पहले से ही होगा कि इसके लिए कितनी मेजॉरिटी हमें जरूरी है, बहुमत जरूरी है। यदि किसी सदन में क्या हो रहा है, गतिरोध पैदा हो तो राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, किसी सदन में बिल को लेकर के गतिरोध पैदा हो रहा है तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्री परिषद की सलाह से संसद की क्या बुला लेगा, संयुक्त बैठक बुला सकता है। साधारण विधेयक के लिए यहां पर क्या आ रही है,
संसद की संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति बुला सकता है। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। मंत्रिपरिषद की सलाह से ये बैठक बुलाई जा सकती है गतिरोध पैदा होने की स्थिति में। क्लियर है? नंबर 2 जो आता है मनी बिल, धन विधेयक। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में जिक्र किया जा रहा है। और मनी बिल क्या होता है? किसी भी कर को लगाने के लिए या फिर कर को हटाने या फिर कर का क्या करना, नियमन करने या फिर किसी प्रकार का धन उधार लेना, भारत की संचित निधि या फिर भारत की जो आकस्मिक निधि है इससे धन की क्या की जाए, निकासी करने के लिए। इन सभी बातों से अगर रिलेटेड अगर कोई बिल है तो बिल कैसा होगा? मनी बिल होता है। और धन विधेयक की बात की जाए तो दोस्तों धन विधेयक केवल कहाँ पे लाया जाएगा? लोकसभा में प्रस्तावित होता है और इसे लाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या होगी? आवश्यक होगी। यानी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जाता है। इस बिल को पारित करने के लिए भी कैसा बहुमत चाहिए? धन विधेयक मनी बिल को पारित करने के लिए भी साधारण बहुमत आवश्यक होता है। और धन विधेयक में ना तो राज्यसभा क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है और ना ही इसे अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा ना तो संशोधन कर सकती है ना ही अस्वीकार, केवल व केवल इस बिल को कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन रोक सकती है। तो धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक पा सकती है? 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। इससे ज़्यादा उसके पास कोई पावर नहीं होगी। 14 दिन के बाद में वह स्वतः ही उस सदन से पारित मान लिया जाएगा। बात करें नंबर 3, और नंबर 3 आता है वित्त विधेयक जो फाइनेंस बिल होता है। और फाइनेंस बिल के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 117 में उल्लेख किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल की बात करता है। वित्त विधेयक जो कि एक या अधिक धन विधेयक, यानी कि वित्त विधेयक में क्या शामिल हो रहा है? धन विधेयक भी आ रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक धन विधेयक प्रकृति से वित्त विधेयक होता है, लेकिन वित्त विधेयक कभी भी धन विधेयक नहीं होता, क्योंकि वित्त विधेयक के अंदर केवल धन विधेयक ही नहीं होते, इसके अलावा गैर मनी मामलों जो नॉन मनी जो मैटर्स हैं उनसे भी संबंधित होता है। अर्थात वित्त विधेयक में धन विधेयक के साथ साथ क्या आएंगे? सामान्य विधायन जो कि कॉमन जो लॉ हैं उनसे जुड़े मामले भी होते हैं। इसलिए ये कभी भी मनी बिल नहीं होता है। फाइनेंस बिल के अंदर मनी बिल शामिल हो सकता है, लेकिन फाइनेंस बिल मनी बिल में शामिल नहीं हो सकता। इस प्रकार के विधेयकों को पारित करने की जो शक्ति है दोनों सदनों के पास क्या होती है? समान रूप से होती है दोस्तों। इसके बाद में नंबर 4 आता है संविधान संशोधन विधेयक। कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट बिल है आर्टिकल 368 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की शक्ति व प्रक्रिया का विस्तृत उपबंध किया गया है। संविधान संशोधन में 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान है। संविधान संशोधन बिल को 3 तरीके से पारित किया जा सकता है। नंबर 1 साधारण बहुमत द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। नंबर 2 विशेष बहुमत द्वारा भी क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है। साधारण बहुमत 50% प्लस जो मेजॉरिटी होती है उसके साथ में पारित हो सकता है, या फिर कम से कम 2/3 बहुमत के साथ में से पारित किया जाएगा, या फिर विशेष बहुमत होने के साथ साथ राज्यों के अनुसमर्थन होना भी जरूरी होगा। यानी कम से कम 2/3 बहुमत और उसके बाद में कम से कम 50% से ज़्यादा अगर राज्य उसको स्वीकार करते हैं तो वो पारित किया जाए। उसके लिए देखा जाएगा टर्म कंडीशंस होंगी कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो कि साधारण बहुमत से भी संशोधन किए जा सकते हैं, कुछ प्रावधान विशेष बहुमत से होंगे, तो कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों का अनुसमर्थन होना भी जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने जो बात की है विधेयक के बारे में बात की है। सामान्यतः जो विधेयक है 4 कैटेगरीज में बांटा है हमने। नंबर 1 जो आता है साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा है। साधारण विधेयक साधारण विधेयक होता है। नंबर 2 धन विधेयक की बात कर रहा है, धन विधेयक की बात कर रहा है। नंबर 3 वित्त विधेयक की बात कर रहा है। वित्त विधेयक की बात की जा रही है। और नंबर 4 संशोधन विधेयकों की बात कर रहा है। अब एक चीज़ हमारे समझ में आ चुकी होगी अच्छे से, साधारण विधेयक भारतीय संविधान के आर्टिकल 107, धन विधेयक आर्टिकल 110, वित्त विधेयक 117 में और संशोधन आर्टिकल 368 में उल्लेख है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साधारण जो विधेयक होता है और जो संशोधन विधेयक होता है,
साधारण व संशोधन दोनों जो विधेयक हैं, साधारण विधेयक और संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा। लेकिन धन और जो वित्त विधेयक होते हैं, ये दोनों के दोनों विधेयक केवल व केवल कहां पे आते हैं? लोकसभा में लाए जाते हैं। कहां पे लाए जाएंगे? केवल लोकसभा में लाया जाता है। साधारण धन और वित्त जो होते हैं, इनके लिए साधारण बहुमत भी आ सकता है, संशोधन के लिए भी साधारण हो सकता है, लेकिन प्रकृति देखी जाएगी कि संविधान के किस भाग के अंतर्गत ये प्रोविजन किया जा रहा है। तो लोकसभा में लाए जाएंगे केवल ये विधेयक, और ये आते हैं किसी भी सदन में। एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों, धन विधेयक और संशोधन विधेयक, धन विधेयक और जो संशोधन विधेयक होते हैं, इन दोनों विधेयकों के ऊपर कभी भी संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। ठीक है, धन विधेयक और संशोधन विधेयक पर कभी भी यहां पर संयुक्त बैठक नहीं होगी, केवल साधारण और वित्त विधेयकों पर ही संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो मूल रूप से यहां पर विधेयकों की कैटेगरीज बताई गई है, 4 प्रकार की कैटेगरीज इनकी बन चुकी है, साधारण, धन, वित्त और संशोधन। इसके बाद में हम बात करें, सदन में लाए जाने वाले कुछ प्रस्ताव भी होते हैं। जैसे कि हमने जाना था कि विधायी जो प्रक्रिया होती है उसमें विधेयक और प्रस्ताव लाए जाएंगे। तो विधेयक प्रस्तुतिकरण के आधार पर 2 प्रकार, सामान्य रूप से 4 प्रकार। वहीं सदन में लाए जाने वाले जो प्रस्ताव हैं, उसमें सबसे पहला प्रस्ताव आता है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसकी बात की जा रही है। ये जो प्रस्ताव होता है ये किसके द्वारा लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। विपक्ष के द्वारा किसके विरुद्ध लाया जाएगा? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाएगा। और इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम लोकसभा के कितने सदस्यों के द्वारा? 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। मतलब सीधा सीधा समझिए, अविश्वास जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में ही लाया जाता है, लेकिन किसके द्वारा लाया जाएगा? विपक्ष के द्वारा और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। अविश्वास प्रस्ताव में क्या लगाया जाएगा? आरोप लगाया जाता है कि सदन जो है वो मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं करता। और यह प्रस्ताव की अगर बात करूं मैं दोस्तों, तो अब तक टोटल 27 बार लाया जा चुका है। भारत में सबसे पहले 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था, आचार्य JB कृपलानी जी के द्वारा। वहीं 2018 में नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध भी लाया जा चुका है ये प्रस्ताव। तेलुगु देशम पार्टी के जो यहाँ पे सांसद थे जयदेव गल्ला जी, उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया जा चुका है। अंतिम बार 2018 में, सबसे पहले 1963 में। टोटल 27 बार ये प्रस्ताव अब तक आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सीधा सीधा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर के आएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा के कम से कम कितने सदस्य? 50 सदस्यों का समर्थन यहाँ पर होना जरूरी होता है। अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो ऐसे में सरकार क्या हो जाती है दोस्तों? गिर जाती है। वहीं बात करूं नंबर 2 विश्वास प्रस्ताव के बारे में, जो कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है उसके बारे में। अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध अपना पक्ष रखने के लिए जो सरकार है, राष्ट्रपति के कहने पर यह प्रस्ताव लाती है। और इस प्रस्ताव का लोकसभा नियमों में कोई वर्णन नहीं है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखिएगा इस बात को। लोकसभा नियमों में कोई भी वर्णन नहीं है। विश्वास प्रस्ताव के बारे में कहीं भी लोकसभा नियमों में वर्णन नहीं किया जा रहा है, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया जा रहा है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में इसका जवाब देने के लिए राष्ट्रपति के कहने पर सत्ता पक्ष ये विश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है। विश्वास प्रस्ताव यदि क्या हो जाए, गिर जाने पर मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता तो सरकार गिरती है, और अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता तो भी सरकार गिर जाती है। अब तक विश्वास प्रस्ताव टोटल 13 बार लाया जा चुका है, जिसमें से 4 बार ऐसा वाकया बन चुका है जब प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा था दोस्तों। जिसमें सबसे पहले 1990 में VP सिंह जी, 1991 में चंद्रशेखर जी, 1997 में HD देवगौड़ा साहब और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको अपना पद यहाँ पर छोड़ना पड़ा था। क्लियर है दोस्तों? तो 2 प्रस्तावों पे बात कर चुके हैं, अविश्वास और विश्वास। नंबर 3 पे आता है कट मोशन की बात कर रहा है, कटौती प्रस्ताव की बात की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बजट की अनुदान मांगों में संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। बजट के अनुदान मांगों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव आता है। यह प्रस्ताव केवल एक क्या है? संकेत मात्र होता है, जो विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है। तो कटौती प्रस्ताव भी कौन लाएगा? सत्ता पक्ष नहीं लाएगा, विपक्ष लेके आएगा। अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष लाएगा, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष लेके आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें निंदा प्रस्ताव, सेंसर जो मोशन होता है। लोकसभा में अगर बात की जाए तो लोकसभा में विपक्ष के द्वारा यह जो प्रस्ताव है, यह प्रस्ताव ला करके सरकार की क्या की जाएगी? किसी विशेष नीति का, सरकार की विशेष नीति का
निंदा प्रस्ताव की बात कर रहा है, लोकसभा में लाया जाएगा, किसके द्वारा लाया जाएगा, विपक्ष के द्वारा ही लाया जा रहा है। सरकार की विशेष नीति का क्या किया जा रहा है, विरोध किया जाता है। और निंदा प्रस्ताव के विरुद्ध में सरकार क्या करेगी, विश्वास प्रस्ताव ला करके अपने स्वामित्व का क्या करती है, परिचय देती है, पद पर बनी रहती है। अगर ये प्रस्ताव भी क्या होता है, निंदा प्रस्ताव भी अगर पास हो गया तो अविश्वास प्रस्ताव की भांति ही सरकार को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। नेक्स्ट आता है काम रोको प्रस्ताव, स्टॉप वर्क मोशन। लोकसभा में विपक्ष के द्वारा, ये प्रस्ताव भी लोकसभा में आ रहा है, विपक्ष के द्वारा लाया जा रहा है, जिसमें सदन की समस्त कार्रवाई को क्या किया जाएगा, रोक करके जन महत्व के किसी मुद्दे को उठाया जाता है। तो जन महत्व के किसी मुद्दे को उठाने के लिए लोकसभा में विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें वर्तमान में चल रहे किसी भी मामले को रोका जाएगा, सभी कार्रवाइयों को रोक करके जन महत्व के मुद्दे को उठाया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉल अटेंशन जो मोशन होता है, इस प्रस्ताव की बात की जाए तो यह प्रस्ताव 1954 के अंदर प्रारंभ हुआ था। इसके माध्यम से सदन का कोई भी सदस्य अति महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक महत्व के किसी विषय की ओर संबंधित मंत्री का क्या करवाता है, ध्यान आकर्षित करता है और उसे कहता है कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए ताकि सरकार और अच्छे से काम कर सके। क्लियर है दोस्तों। तो ये कुछ सदन में लाए जाने वाले प्रमुख प्रस्ताव भी हैं। तो आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार वापस से इन चीज़ों को देखते हैं। आज की क्लास में जो हमने बातें की हैं, हमने बातें स्टार्ट की हैं आज संसद के अंदर, बड़े ही अच्छे पॉइंटर्स पे हमने आज बातें की हैं। संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में हमने बात की है। इससे पूर्व अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो हमने बात की है संसद की सामान्य कार्य संचालन प्रक्रिया से, नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट से बात की थी। आर्टिकल 118 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया जा रहा है, नियमों का निर्माण करने की शक्ति बताई जा रही है। संसद की कार्रवाई 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में हो रही है। संसद कार्रवाई के अंदर प्रश्नकाल को हमने जाना, प्रश्नकाल का समय 11 से 12 का होता है। 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, अल्प सूचना के प्रश्न आते हैं, नंबर 3 आते हैं अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं, और नंबर 4 होते हैं पूरक प्रश्न। वहीं पे हमने बात की थी इसके बाद में गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्नों के ऊपर। देन हमने बात की शून्यकाल, 0 हावर्स के बारे में, जो कि समय होता है 12 से 1। आमतौर पर वैसे ये 30 मिनट का एक सेशन होता है। भारतीय संसदीय प्रणाली की ये देन है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित भारतीय संसदीय प्रणाली को जब अपनाया गया तो उसमें शून्यकाल नहीं था। 1962 में इसका प्रारंभ कर रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राज्यसभा से। बात करें संसद की विधायी प्रक्रिया में, और विधायी प्रक्रिया में हमने जाना था कि विधेयक प्रस्तुतिकरण के आधार पर 2 प्रकार, सरकारी और गैर सरकारी। सामान्य रूप से जो विधेयक होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है साधारण विधेयक, नंबर 2 धन विधेयक, नंबर 3 पे आता है वित्त विधेयक, और नंबर 4 संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर बात करें। इसके अलावा हमने बात की थी सदन में लाए जाने वाले प्रस्ताव, जिसमें सबसे पहला प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जा रहा है, लोकसभा में लाया जा रहा है। इसी के प्रत्युत्तर में विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। देन हमने बात की थी यहाँ पे कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव अनुदान मांगों में यहाँ पर संशोधन के रूप में इसे देखा जाता है, ये भी विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव, ये भी विपक्ष के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है, विशेष नीति का विरोध किया जाता है इसमें। जबकि काम रोको प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जा रहा है, जन महत्व के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करवाया जाता है। वहीं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यही बातें करेंगे। फिर से मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे हम संसद की नेक्स्ट विधायी प्रक्रिया के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।